गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमें ये चैप्टर के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, राइट। मैंने आपको कहा था कि अब हमें मैकेनिज्म पढ़नी है, यानी क्रियाविधि पढ़नी है, जिससे कि क्या होगा कि हम मिनरल्स कैसे पौधा अपने अंदर लेता है उसके बारे में समझेंगे। और मैंने आपको कहा था कि कौन सा मिनरल क्या काम करता है प्लांट बॉडी के अंदर, और अगर नहीं होता है तो क्या डिजीज़ या क्या रोग उत्पन्न करता है, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जिससे कि पौधा क्या करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, यानी वो मिनरल को अपने अंदर लेता कैसे है। ठीक है, तो पहले शुरुआत में तो यही माना गया था ना कि वाटर के साथ में एब्जॉर्ब होता है ना। वाटर के साथ में हमने जब वाटर एब्जॉर्प्शन या एसेंट ऑफ सैप पढ़ा था या वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जैसे ट्रांसपिरेशनल थ्रू पुल के थ्रू वाटर आता है, यानी वाष्पोत्सर्जी खिंचाव की वजह से वाटर खींचा चला आता है ना। वाष्पोत्सर्जी खिंचाव और पानी के कणों के बीच में सहसंजन बल की वजह से ऐसा होता है, कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। ये दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर क्या होता है, प्लांट बॉडी के अंदर आ जाता है। तब हम यही सोच रहे थे कि साथ में मिनरल्स भी मिले हुए आते हैं, राइट। साथ में मिनरल्स भी मिले हुए आते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा वाटर एब्जॉर्प्शन रूट हेयर वाले जगह से होता है, राइट। लेकिन मिनरल एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन और इलॉन्गेशन जोन से। कहाँ से, मेरिस्टेमेटिक जोन और इलॉन्गेशन जोन से। कौन से ये जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है, विभजोतक, जो क्विकली डिवाइडिंग या एक्टिव सेल्स होती है, और इलॉन्गेशन जोन यानी दीर्घीकरण वाला एरिया। इन दोनों रीजन से क्या होता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है। फिर मिनरल एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। जो इसकी सबसे मान्य थ्योरी है उसके अनुसार ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, यानी सक्रिय है, यानी इसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तब जाके मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद ये एनर्जी हम देते कहाँ से, हम नहीं सॉरी प्लांट देता कहाँ से, वो एनर्जी जो चाहिए वो प्लांट देता कहाँ से है। तो प्लांट वो एनर्जी कहाँ से देता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ना, यानी चय उपापचय क्रिया है ना, ग्लूकोज को पाचन करना, फिर उसके एनर्जी बनना, राइट। तो ये जो चयापचय क्रिया होती है, इसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, यानी इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी को यूज़ किया जाता है। तो एक्टिव प्रोसेस एनर्जी कौन सी, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी। तो चयापचय क्रियाओं में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको यूज़ करके क्या होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। अब हमें तो पता है कि ये एक्टिव प्रोसेस है, चलो मैंने आपको बता दिया कि ये एक्टिव प्रोसेस है, तो अब दिमाग में ये बात आ गई है कि एक्टिव प्रोसेस है। पर जब शुरुआत में इसके बारे में रिसर्च हो रही थी तब तो नहीं पता था, राइट। तब इसे समझने के लिए क्या किया गया, 2 तरीके दिए गए। कुछ साइंटिस्ट तो कहते थे कि ये पैसिव प्रोसेस है, और कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि ये एक्टिव प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि ये कैसी प्रोसेस है, एक्टिव, यानी ये क्या करती है, एनर्जी यूज़ करती है, और कुछ कहते थे पैसिव, नहीं बिना एनर्जी के ही एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमें तो पता है एक्टिव है, लेकिन साइंटिस्टों ने जब इसके बारे में पढ़ा तो इसके बारे में नई नई बातें कही गई, तो वही बातों को हमें पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं पैसिव प्रोसेस, कि पैसिव हो रही है, इसके बारे में साइंटिस्ट ने क्या मत दिया या किस बात से ये प्रूफ करने की कोशिश की। तो पैसिव प्रोसेस जो होती है ना, वो हमें पता है इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ, नो एनर्जी यूज्ड, चलेगा, बिल्कुल चलेगा ना। पैसिव प्रोसेस में तो एनर्जी यूज ही नहीं होती। अब एनर्जी यूज नहीं हो रही है तो कुछ तो काम करना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने उन्हें क्या बोला, इन लोगों ने ये बोला कि एनर्जी तो यूज़ नहीं हो रही, लेकिन आर पार होने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ एक्टिविटी तो होनी चाहिए। वो एक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो बनता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट किसके वजह से बनता है, आयनों के वजह से बनता है। तो इस ग्रेडियंट के वजह से जो मिनरल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने वजह बताई। अब इसी के आधार पर इन्होंने 3 थ्योरियाँ दे दी, या 3 मेथड्स या 3 प्रोसेसेस दे दिए। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हाइपोथेसिस वर्ड आए, मतलब क्या है कि साइंटिस्ट ने विचार किया है और बोल दिया है, उसको प्रूव नहीं किया है, उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया है,
वो क्या है, उस साइंटिस्ट का विचार है कि भाई ऐसा होता होगा, और उस विचार को उसने बड़ी दृढ़ता के साथ रखा है। ठीक है, तो पहला इसमें है मास फ्लो हाइपोथेसिस, दूसरा क्या है आयन एक्सचेंज थ्योरी, और तीसरा है डॉनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या बोला। ये तीनों ना सबसे इजी है, बहुत छोटे हैं, आप देख सकते हैं इतना सा ही है ये पार्ट। मेन पार्ट आएगा एक्टिव में, क्योंकि इस प्रोसेस से ये होता है एक्चुअली। ठीक है, तो पहले देखते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं सहित प्रवाह हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं, परिकल्पना, सहित प्रवाह परिकल्पना। लिख के देखूं क्यों, यहाँ पे लिखती हूँ सहित प्रवाह, आई गेस विजिबल है, इतना दिख रहा है ना, सहित प्रवाह परिकल्पना, ये क्या है, यही है इसका हिंदी नाम है। अब मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसे बल्क फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्क फ्लो भी बोल देते हैं, BULK, बल्क फ्लो भी बोल देते हैं। ठीक है, बल्क फ्लो का मतलब या मास फ्लो का मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ इकट्ठा हो गई और फिर वो बह रही है। जैसे होता है ना, हम कहीं नदी का पानी होता है, एक साथ में जब बाढ़ आती है तो एक साथ में पूरी बिल्डिंग उड़ा ले जाता है ना, तो पूरा इतना बड़ा मास इकट्ठा ही ले गया। तो इसका मतलब यही है कि पानी अपने साथ इकट्ठे ही मिनरल्स को अंदर ले आया, पर अंदर ले तो आया, किसकी मदद से लेके आया, किसकी मदद से लेके आया। तो ये प्रोसेस मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या बोला कि ये होता है ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। देखो मैंने लिखा है ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल मिनरल एब्जॉर्ब्ड विद वाटर इन बल्क, यानी वाजपोत्सर्जी खिंचाव के वजह से पानी यानी जल के साथ साथ मिनरल्स को भी मास में या बल्क में इकट्ठा ही ले जाया जाता है। ठीक है, ये थी पहली हाइपोथेसिस जो किसकी है, पैसिव की है। ठीक है, पैसिव प्रोसेस की है। दूसरी क्या है, आयन एक्सचेंज थ्योरी या आयन विनिमय थ्योरी। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, यही लिख दूं ऊपर, आयन विनिमय सिद्धांत या थ्योरी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला कि आयन का प्रवाह एक निश्चित मात्रा में होगा, जितना अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा, भाई बराबर हिसाब चलेगा, ऐसा बोला। इसमें क्या बोला है, बराबर हिसाब चलेगा, निश्चित मात्रा में ही होगा, इन डेफिनेट अमाउंट, निश्चित मात्रा में, कि अभी इतना आएगा तो अभी इतना ही आएगा, एक भी एक्स्ट्रा को हम अंदर आने नहीं देंगे, है ना। जैसे होता है ना, कोई पार्टी वार्टी चलती है तो अपन बुक करते हैं कोई बड़ा रिसोर्ट, तो उन्होंने बोला है कि भैया तुम 1000 आदमी ही ला सकते हो, तो एक भी ज़्यादा नहीं आने देंगे, वो 1000 मतलब 1000 ही। अगर उनकी लिमिट 150 की है तो वो 150 आदमियों को ही एंट्री देंगे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं। वैसे ही क्या होगा, डेफिनेट अमाउंट में, कि अभी इतने ही मिनरल्स की ज़रूरत है, इतने ही आएंगे, बाकी को हम एंट्री नहीं देंगे अभी, डेफिनेट अमाउंट में। दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात ये बोली कि एक टाइम पे एक ही टाइप के चार्ज वाले आ सकते हैं। एक ही टाइप के चार्ज वाले आ सकते हैं का क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज वाला ही है। एक बार अगर मैं पॉजिटिव चार्ज वालों को बुला रही हूँ तो मैं पॉजिटिव चार्ज वालों को ही एंट्री दूंगी, नेगेटिव चार्ज वालों को एंट्री नहीं दूंगी। जैसे स्कूल्स में हम करते हैं, लाइन बनाते हैं ना, कोई भी काम होता है, जैसे डिस्पोजल का टाइम होता है, यानी आपकी छुट्टी का टाइम होता है, तो बड़ी बिल्डिंग वाली स्कूल है तो क्या किया जाता है, सिस्टमैटिकली आपको डिस्पर्स किया जाता है, सिस्टमैटिकली बाहर भेजा जाता है स्कूल से, है ना। तो गर्ल्स की लाइन अलग, बॉयज़ की लाइन अलग। पहले गर्ल्स जाएंगी तो पहले गर्ल्स ही जाएंगी, एक भी लड़का नहीं, तो मतलब एक भी लड़का नहीं। तो पहले पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं तो पॉजिटिव आयंस ही जाएंगे, एक भी नेगेटिव आयन साथ में नहीं निकलेगा, समझे, अलग 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 अलग। तो क्या है, इन डेफिनेट अमाउंट, निश्चित संख्या में, एक्सचेंज ओनली बिटवीन सेम चार्ज पार्टिकल्स। तो पॉजिटिव ही जाएगा जब पॉजिटिव की बारी है, नेगेटिव ही जाएगा जब नेगेटिव की बारी है। इसमें ये बात कही गई, सिंपल है ना, छोटी छोटी सी एकदम सिंपल, दो बातें कही गई है सब में। फिर आए डॉनन अंकल, उन्होंने क्या बोला, डॉनन इक्विलिब्रियम थ्योरी दे दी, या डॉनन साम्य अवस्था सिद्धांत। क्या दे दिया,
डॉनन साम्या, अरे यार ये तो छोटा हो गया, इधर दिखेगा नहीं, मिटा के दोबारा से लिख देती हूँ। डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत, डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत। अब डॉनन कौन है? डॉनन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये साम्यावस्था सिद्धांत दिया, तो इसलिए उनका नाम इसके आगे लग गया। कौन से सन में उन्होंने दिया? 1927 में डॉनन ने ये सिद्धांत दिया। फिर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने आधार किसको बनाया अपनी साम्यावस्था का? उन पार्टिकल्स को बनाया जो डिफ्यूजिबल या फिक्स्ड होते हैं, इनडिफ्यूजिबल या फिक्स्ड होते हैं, यानी जो विसरित नहीं होंगे, जिनका विसरण नहीं हो सकता, और जो फिक्स्ड है, एक जगह पर बंधे हुए हैं, उनको आधार बनाया अपनी थ्योरी का। और क्या बोला कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत कार्य करती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है ना पिछली क्लासों में। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांद्रता नियतांक या स्थिरांक, सांद्रता स्थिरांक, यानी जहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है वहाँ से हमेशा कम सांद्रता की ओर चीज़ें जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? सांद्रता प्रवणता के आधार पे, है ना। क्या सीखा है हमने? पहले यही तो सीखा, हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें कहाँ जाती है? लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है ना। सब जगह यही तो सीखा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? सांद्रता प्रवणता या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पर डॉनन ने क्या बोल दिया कि विपरीत जाएगा, कम से ज़्यादा की ओर चले जाएंगे, कम से ज़्यादा की ओर भी जा सकते हैं, इसीलिए लिखा है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बस ये दो ही बातें बोली, अब इतना अधूरा सा काम करके छोड़ दिया, है ना। इसीलिए इन तीनों को ही मान्यता प्राप्त नहीं है, इन तीनों को ही मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी पैसिव की जो तीन थ्योरी है या तीन जो परिकल्पनाएं हैं, इनमें से किसी एक को भी मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी एक भी सही नहीं निकली। इसीलिए आगे फिर एक्टिव की ज़रूरत पड़ी, फिर एक्टिव की ज़रूरत पड़ी। तो अब हम समझते हैं कि एक्टिव में ये जो तीन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, क्या क्या दिया है? कैरियर कंसेप्ट, आयन पंप या फिर साइटोक्रोम पंप कंसेप्ट, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिव प्रोसेस के थ्रू ये कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, राइट। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, मैंने आपको कहा कि अब हमें ये बात पता है कि प्लांट्स में ये प्रोसेस एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही होती है, पर ये तीन अलग अलग तरीके से हो सकती है, तीन अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो पहला तरीका क्या है? कैरियर कॉन्सेप्ट। इससे पहले, अब क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है, राइट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होना है, तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन है मतलब एनर्जी यूज होगी, राइट। एक्टिव है तो एनर्जी यूज चाहिए या नीडेड चाहिए, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ पर। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो मेटाबॉलिक एनर्जी, प्लस क्या काम आएगा? डिफ्यूजन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये बात समझाई कि विद्युत रासायनिक प्रवणता के विरुद्ध जाना है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध जाना है, तो एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इसके अगेंस्ट विसरण करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मेटाबॉलिक एनर्जी देगी, यानी चयापचय क्रियाएं ये एनर्जी देंगी। ठीक है, अब देखते हैं कैरियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, कैरियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो इसको दिया था वॉन डेन ऑनर्ट ने 1937। क्या नाम है? वॉन डेन ऑनर्ट। इन्होंने क्या बोला कि बॉडी के अंदर ना, प्लांट बॉडी के अंदर दो टाइप की जगह होती है, दो टाइप की जगह होती है। जैसे अगर मैं यहाँ ये बनाऊं तो ये अंदर वाला तो हो गया इनर स्पेस और बाहर वाला हो गया आउटर स्पेस, है ना। बाहर आउटर, अंदर इनर।
अब क्या करना है, आयन अगर बाहर है तो उसको अंदर आना है, और अगर अंदर है तो उसको बाहर जाना है। लेकिन आयन क्या होते हैं, अंदर की तरफ कोई एक्सचेंज नहीं होता, जबकि बाहर की तरफ आयन, बाहर की तरफ आप देखते हैं बाहर तो बहुत सारी जगह होते हैं, बाहर तो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, एक कमरा है, उसके अंदर आप बैठे हो तो आपके लिए लिमिटेड जगह है, राइट। लेकिन अगर आप कमरे के बाहर हो तो बाहर तो काफ़ी सारी जगह है, आप कहीं भी जा सकते हो, राइट। तो इसी तरह से आयन्स होते हैं, यानी मिनरल आयन्स होते हैं, जो अंदर तो इमूवेबल होते हैं, यानी फिक्स्ड होते हैं, घूम नहीं सकते, लेकिन बाहर फ्रीली मूव कर सकते हैं, राइट। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। और इनर स्पेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आंतरिक दिक् स्थान, और आउटर स्पेस को कहते हैं बाह्य दिक् स्थान, ठीक है। तो इनर स्पेस के अंदर नो एक्सचेंज, कोई मूवमेंट नहीं, जबकि आउटर स्पेस के अंदर फ्रीली मूविंग होते हैं आयंस। अब क्या होता है, इनके बीच में कुछ है ना, मैंने यहाँ पे एक लाइन सी बना रखी है। इनके बीच की जो जगह होती है ना, मिडिल स्पेस, वो कैसी होती है, इम्परमेबल या अपारगम्य। अपारगम्य ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, पादपों के अंदर तो अपनी प्लांट सेल होती है, और प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल तो आयन के लिए अपारगम्य होती है हमेशा ही। और साथ में सेल मेम्ब्रेन भी चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है ना। पहले चैप्टर में ही पढ़ी ये सारी बातें तो हमने, इस यूनिट के पहले चैप्टर में ही तो पढ़ी ये सारी बातें हमने। क्या पढ़ा कि सेल वॉल इम्परमिएबल होती है या अपारगम्य होती है, और सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, है ना, चुन चुन के चीज़ों को जाने देने वाली। तो ये दोनों को पार करना तो ऐसे तो नामुमकिन है ना, बिना किसी की मदद से तो ये ऐसे यहाँ से मूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो परमिशन ही नहीं देती। तो ये क्या है, दीवार पर, सॉरी, एंट्रेंस पर या गेट पर खड़े उस वॉचमैन या बॉडीगार्ड की तरह है, जो बिना किसी एंट्री पास के आपको जाने ही नहीं देगी, बिना किसी एंट्री पास के आपको जाने ही नहीं देगी, यानी ये आयंस को आर पार होने ही नहीं देगी। तो वो आर पार होने के लिए ना आयंस को यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है किसी के हेल्प की। तो इनकी हेल्प करने के लिए कौन आ जाता है, कैरियर नाम का मॉलिक्यूल आ जाता है। कौन आ जाता है, कैरियर, जो इनको यहाँ से वहाँ ले जाएगा। देखो क्या लिखा है, इनपरमिएबल या अपारगम्य होती है, तो टू मूव फ्रॉम हियर, यहाँ से जाने के लिए कैरियर नीडेड, कैरियर की ज़रूरत होती है। तो कौन आ जाता है, कैरियर आ जाता है, ठीक है, कैरियर आ जाता है। तो अब कैरियर आके मदद कैसे करता है इनकी, वो देखते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, इनके बीच की जो ये वॉल है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ताकि इस पतली सी जगह पर अंदर हो क्या रहा है ये हम समझ पाए, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, ये इतना मोटा कर दिया मैंने इसको, ये यही दीवार है, बस इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इस तरफ क्या होता है, दरवाजा है, ठीक है, या फिर ऐसे बनाऊं कि ये ऐसा कोई दरवाज़ा है, ठीक है, और बाहर ये कोई आयंस हैं, इन्हें आना है अंदर। तो ये क्या करते हैं, एक एक करके अपने अपने कैरियर के पास जाके बैठ जाते हैं, कैरियर के पास जाके बैठ जाते हैं। अब कैरियर क्या करता है, कैरियर अलग अलग तरीके से काम करता है, सबका अपना अपना स्टाइल है, बहुत सारे कैरियर है। कोई तो क्या करेगा, कोई सीधा ऐसे घूम के इसको इस तरफ छोड़ देगा, कोई इसको धीरे धीरे ऐसे लाएगा फिर घूमेगा, तो अपने अपने तरीके से चलते हैं, ठीक है। और कुछ दरवाजे की तरह सीधे ऐसे दरवाजा ही खोल देते हैं कि हाँ भाई मैंने तेरे लिए दरवाज़ा खोल दे, तू आगे चला जा, ठीक है, ऐसे काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं ये अपने को नहीं पढ़ना, अपने को इतना मतलब है कि कोई कैरियर होता है, जैसे ये ग्रीन कलर का डब्बा यहाँ पे कैरियर का काम कर रहा है। तो आयन आया, इस पर बैठा, और इसने क्या किया, धीरे धीरे इसको इस तरफ लाया,
और इस तरफ छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। और मदद किसने की, कैरियर ने की। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव प्रोसेस। तो ये कैरियर के पास आया, अब कैरियर को चाहिए पैसा। बोल रहे मैं तो ऐसे मदद नहीं करूँगा तेरी, मुझे क्या मिलेगा तेरी मदद करने पे। तो इसको क्या चाहिए, मदद के रूप में पैसे की जगह पे सेल के अंदर क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। तो ये क्या लेता है, ये लेता है ATP और ATP का एक P यूज़ कर लेता है और इसको ADP बना देता है। कैसे, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको मिटाकर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कैरियर क्या करता है, इसमें से एक फॉस्फेट ले लेता है और ADP छोड़ देता है। अब ADP का फुल फॉर्म क्या बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट है ना, नाम का क्या मतलब, वो एडिनोसिन है जिसके पास 3 फॉस्फेट थे, पर कैरियर ने क्या किया, एक फॉस्फेट खुद ले लिया और 2 फॉस्फेट छोड़ दिए, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, समझ गए। क्या हुआ, बाहर आया, कैरियर ने पकड़ा, बदले में एनर्जी मांगी। तो एनर्जी मेटाबॉलिक वेस्ट ने या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हो रही एनर्जी यहाँ आ गई इसकी मदद करने। तो इसने ATP को दे दिया और ADP कैरियर ने छोड़ दिया और रिजल्ट में ये इस तरफ आ गया। तो अब इसको अगर मैं प्रोसेसेस में डिवाइड करूँ तो ये रिएक्शन कैसे बने, देखो। कैरियर उसने ATP ली और क्या ADP छोड़ा और कैरियर क्या हो गया, एक्टिव हो गया कि हाँ भाई ठीक है, मुझे मेरा पैसा मिल गया, मैं तेरी मदद कर दूंगा, है ना, एक्टिव हो गया। तो एक्टिवेटेड कैरियर ATP लेके एक्टिव हो गया, हाँ ठीक है मदद कर दूंगा। तो मदद करने के लिए एक्टिवेटेड कैरियर, राजियोइडो कैरियर, कौन आया उसके पास, आयन आया। तो ये आकर इस पर बैठ गया। अब बैठने के बाद ये क्या बना लिया, आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने, आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया, आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स अंदर की तरफ मुड़ा, बाहर से अंदर की तरफ मुड़ गया और अंदर क्या हो गया, खुद पैसिव कैरियर बन गया इस समय और आयन को अंदर छोड़ दिया। अंदर छोड़ने के दोबारा पैसे नहीं मांगे ना, बिठाने के ही पैसे मांगे, वापस छोड़ने के थोड़ी पैसे मांगता है। जैसे हम रिक्शा पे जाते हैं तो बैठने के ही तो पैसे देते हैं, छोड़ने के बाद दोबारा थोड़ी पैसे देते हैं, या एक ही टाइम पैसे देते हैं ना, बैठते वक्त या उतरते वक्त एक ही टाइम पैसे देते हैं, 2 बार पैसे थोड़ी देते हैं कि हाँ भाई जी थे बैठ गया मेरी रिक्शा में, अब रुपया दो, भाई जी अब थे उतर रहे हो 5-6 रुपया दो, यहाँ थोड़ी हो है, एक ही बार ही देवा ना भाई, बात है एक बार दे दी तो अब दूसरी बार क्या हो गया, पैसिव बन गया, छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया, कर दिया अपना काम और आयन को अंदर की तरफ लाके छोड़ दिया। अब आयन को अंदर से बाहर जाना है तो भी ये सेम प्रोसेस होती है, ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। अब एग्जाम में आए तो ऐसे नहीं लिखना है जैसे रिक्शा वाला एग्जाम्पल मैंने बताया, या ये ऐसे भी नहीं लिखना है कि ये पैसे मांगता है। क्या लिखना है कि इट नीड्स एनर्जी, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी के रूप में ATP आता है, कहाँ से आता है, मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो वाली ATP आती है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रोसेस क्या है। पहली विधि तो क्या है, वाहक संकल्पना या कैरियर कॉन्सेप्ट। अब दूसरी विधि क्या है वो देखते हैं। तो अभी हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा जो क्या है, कैरियर कॉन्सेप्ट। उसके बाद में 2 और कॉन्सेप्ट आते हैं, यानी 2 और विधियां होती है एक्टिव प्रोसेस की या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसके थ्रू क्या होंगे, न्यूट्रिएंट मिनरल्स यानी खनिज पोषक तत्व मूव करेंगे। तो वो हमेशा आयन के रूप में ही मूवमेंट करते हैं, हमें पता है राइट, Fe+, Na+, सोडियम प्लस, नाइट्रोजन प्लस, या जो नेगेटिव आयन है वो नेगेटिव आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट करेंगे खुद को, राइट। तो आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट होना है। तो सेकंड क्या है, आयन पंप या साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट। इसे किसने दिया, इसे दिया लुडेगर्ड और बर्स्ट्रॉम नाम के साइंटिस्ट ने। कौन है, लुडेगर्ड और बर्स्ट्रॉम। ईयर कौन सा है, 1933।
इन दोनों ने क्या बोला, इन दोनों ने ऐसा बोला कि प्लांट का जो श्वसन दर होता है या रेस्पिरेटरी रेट होता है वो सीधे संबंधित होता है, सीधे तौर पे संबंधित होता है किससे, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनायन के। इनके अनुसार एनायन या नेगेटिव चार्ज वाले आयन थोड़े स्पेशल होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, श्वसन दर या रेस्पिरेटरी रेट का। अब हमें पता है कि कोशिका के अंदर जो श्वसन की एक्टिविटी होती है, श्वसन की एक्टिविटी में क्या होता है भाई, गैसेस का एक्सचेंज होता है, राइट, और एनर्जी रिलीज होती है। तो सेल में एनर्जी रिलीज कहाँ होती है, उसके पावर हाउस में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमने जब 11th में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो पढ़ा था उसकी सेल वॉल पर साइटोक्रोम पार्टिकल्स होते हैं भाई, पढ़ा था कि नहीं, साइटोक्रोम पार्टिकल्स नाम का कुछ होता है वहाँ पे, नाम तो ज़रूर पढ़ा था, अब क्या होता है ये पता नहीं है ना। ये हम पढ़ेंगे अगली यूनिट में जब हम ETS पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखो अभी के लिए कि साइटोक्रोम नाम का कुछ होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर और वो क्या करेगा, हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ये ट्रांसपोर्ट में एनायन के ट्रांसपोर्ट में यानी नेगेटिव चार्ज वाले आयन के ट्रांसपोर्ट में स्पेशली साइटोक्रोम पंप को काम करना पड़ेगा, जो क्या है, श्वसन दर के लिए उत्तरदायी है, उसको डायरेक्टली हेल्प करनी पड़ेगी भाई, उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो उनके अनुसार क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ अगर कोई एनायन पड़ा है या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन समझ लो, है ना, वहाँ से भी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयन को आना पड़ेगा, तो किसी भी मेम्ब्रेन के बाहर अगर एनायन पड़ा है तो साइटोक्रोम पंप नाम की कोई संरचना है जो काम करेगी और इनको बाहर से अंदर की तरफ इनर साइड में लेकर आएगी। और जो पॉजिटिव आयन वाले केटायन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले केटायन होते हैं, वो एवे ही आ जाएंगे, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बिना एनर्जी खर्च किए एवे ही अंदर आ जाएंगे। ये बात किन्होंने बोली, लुडेगर्ड और बर्स्ट्रॉम ने। यही है अपनी आयन पंप या साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस या परिकल्पना का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक सोचता है, अपनी बात को बड़े ही कॉन्फिडेंस से आगे रख देता है, कोई प्रूफ नहीं देता, कोई प्रमाण सिद्ध नहीं करता, ठीक है, सोचा, जोर लगाया दिमाग पे, उसको लगा नहीं नहीं पक्का ऐसे ही होता है और बोल दिया भाई ऐसे ही होता है और पेपर निकाल दिया अपना, ठीक है। तो कौन था वो, पीटर माइकल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दी 1968 में, 1968 में। इसने क्या बोला या इन्होंने क्या बोला कि ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, यानी विद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण ट्रांसपोर्ट होता है ना। इतनी बात तो सही सोची इन्होंने, क्योंकि ऐसा ही होता है। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक बात और बोली कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रवणता की वजह से या पोटेंशियल की वजह से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें ATPase नाम का एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है, या ATPase एंजाइम प्लेज मेन रोल इन देयर एक्टिविटी या इन दिस एक्टिविटी। बस इतनी बात इन्होंने बोल के छोड़ दिया। तो इन्होंने बातें तो दोनों सही बोली, बस इन्होंने इसे प्रूफ नहीं किया, ठीक है। इसीलिए ये एक्टिव में आता है क्योंकि ATPase एंजाइम काम करता है और यहाँ पे साइटोक्रोम पंप काम करता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, एक्टिव प्रोसेसेस हैं, ओके। तो इसके बाद अब हमारा क्या टॉपिक बचा इस चैप्टर के अंदर कि कौन सा मिनरल क्या काम करता है और किसकी कमी से क्या रोग होता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा मिनरल क्या क्या यूज़ करवाता है पौधे को, और अगर वो नहीं हो पौधे में तो पौधा किस प्रकार से बीमार हो जाता है। और इनमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। थैंक यू।